हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। सेट 1 5851 इसका कोड है। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हुआ अपने आंसर चेक कर लेना। इसका फर्स्ट पार्ट हम अभी बना रहे हैं और उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा। तो देखिए क्या है इनके आंसर्स। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों का है, ये मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के आंसर बताऊँगी, तो उसी में आप चेक कर लेना। तो देखिए, मनी इज़ एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी को हम फ्यूचर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इससे कौन से फंक्शन का पता चलता है मनी का? तो इससे हमें स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन का पता चलता है। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम का। कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट। तो आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो परचेज करेंगी करेंसी ओपन मार्केट में। तो इससे हमें किसका पता चलता है, कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम का? तो जब भी बैंक इंटरफेयर करता है तो वो होता है मैनेज फ्लोटिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। किस किस बच्चे ने ये टिक किया है कमेंट करके ज़रूर बताना। सेकेंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन मैनेज फ्लोटिंग आना था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर टू कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यस, टू सेक्टर इकोनॉमी में सी और आई को मिला के एडी बन जाता है, ये ट्रू है आपका। एग्रीगेट डिमांड कर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप, ये फॉल्स है। एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। तो देखो, ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, एडी टू सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई है, अदरवाइज जी और नेट एक्सपोर्ट भी आता है, बट टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ सी प्लस आई होता है। ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला एडी जीरो से स्टार्ट है। एडी थोड़ा ना जीरो से स्टार्ट होता है, एएस होता है जीरो से स्टार्ट, या इनकम जो होती है। एडी तो आपका कुछ जैसे सी जहाँ से स्टार्ट होगा ना, सी बार से, सी फंक्शन सी बार से होगा तो एडी उसके पैरेलल चलेगा, क्योंकि एडी सी प्लस आई होता है ना। तो एडी तो जीरो से थोड़ा ना स्टार्ट होता है, एडी तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। तो ये फॉल्स है सेकेंड वाली स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाली ट्रू और सेकेंड वाली फॉल्स है। इट मीन्स ए आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेफिशिट इन बीओपी रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ। जब बीओपी में डेफिशिट आता है तो इसमें इसका मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ। देखो, ऑटोनोमस पेमेंट ज़्यादा हो जाएगी और ऑटोनोमस रिसिप्ट कम हो जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट जब ज़्यादा होगी रिसिप्ट कम होगी तभी तो बीओपी डेफिशिट में जाएगा ना। तो इसमें से ऑटोनोमस वाला आंसर करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन सा वाला? फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, आपको पेयरिंग बना के दे रखी है और बोला कि कौन सा पेयर है जो करेक्ट पेयर शो कर रहा है। ओके, तो जैसे कि अ कार यूज एज ए टैक्सी, ये कोई कंज्यूमर गुड थोड़ी ना है, ये तो टैक्सी के रूप में यूज़ हो रही है ना, तो ये कंज्यूमर गुड नहीं है। एंड एयर कंडीशनर यूज बाय हाउस होल्ड, ये कैपिटल गुड भी नहीं है क्योंकि हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है। स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट को देती है गवर्नमेंट, वो फैक्टर इनकम नहीं है, वो तो ट्रांसफर इनकम होती है ना। तो यहाँ पे ये वाला पेयर बिल्कुल करेक्ट है। वेजिटेबल जो पर्सनल गार्डन में लगाई जाती है वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, वो मार्केटिंग पर्पज़ के लिए थोड़ा ना की जाती है, तो अपने गार्डन में उगा रहे हो आप, तो वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है। तो किस किसने ये ऑप्शन लगाया? ए ये वाला पेयर करेक्ट है ना, बाकी सब तो इनकरेक्ट है। तो ए का 1 वाला, ये ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये 1 2 और 3 और 4 में बताना था कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। तो आपको दिख रहा है फार्मर ने देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना किया 2000 का, और इंटरमीडिएट कंजप्शन उसका कुछ नहीं। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला सबको पता होगा। वैल्यू एडेड कैसे आता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो देखो, ये अगर 2000 और यहाँ भी 2000 है तो ये तो जीरो ही रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना रहा होगा कि अगर हमने इंटरमीडिएट माइनस किया होगा 2000, तो इसमें आंसर भी 2000 आया होगा। तो फॉर्मूला अगर हम लगाए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आपको क्या मिलती है? वैल्यू एडेड मिलती है ना, वैल्यू एडेड। तो अगर फर्स्ट वाले में तो ये देखो 2000 है और ये भी 2000 है, तो ये जीरो था, ये इसमें तो कुछ लगा भी नहीं है। वे यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है 2000, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, और वैल्यू एडेड कितना आया 2000 आया। तो यानी कि एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 4000 ना, यानी कि फर्स्ट तो आ गया आपका 4000। ठीक है, उसके बाद यहाँ रिटेल सेलर का देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 4400। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है इस फॉर्मूले में लगाना है आपको।
इसमें। तो वैल्यू फॉर आउटपुट कितना है, इतना 4400, ये आपको फाइंड करना, तो इसको वाई मान लो, और ये कितना दिया हुआ है 400। तो वाई निकालो, कैसे निकलेगा, वाई को इधर भेज दो, ये यहाँ ला के माइनस कर दो, तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4000, यानी कि सेकंड का आंसर, ये थर्ड है सॉरी, थर्ड का आंसर कितना आ रहा है 4000। उसके बाद सेकंड कैसे आएगा, जब हम इन सब का टोटल कर देंगे इन तीनों का, तो 2000, 4400, और ये हमारा फर्स्ट कितना आया था 4000, तो इसको टोटल करो 2000 और 4000, 6000 और 4400, यानी कि सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा 10400। और लास्ट वाला ये वाला टोटल करके 6000 दे रहा है, तो 2000 में कितना ऐड किया होगा कि 6000 आया होगा, तो यानी 4000 लाए होंगे ना यहाँ पे, तो ये तो हम निकाल ही चुके हैं वैसे भी। उसके बाद इनका टोटल कर दो 4400, तो फोर्थ वाला क्या आ जाएगा 4400, यानी कि अगर हम इसे देखें तो ये पहले 4000 आना चाहिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे 10400 आना चाहिए, थर्ड नंबर पे 4000 आना चाहिए, और फोर्थ नंबर पे 4400। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में था आपका, पहले 4000 फिर 10400, ये दोनों तो है सेम ही, उसके बाद 4000 आना था, ये भी ठीक है 4000 आ रहा है, बट लास्ट वाला 4400 आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो ये वाला करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। किस किस ने टिक किया बी ऑप्शन पे, करेक्ट बताना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद 6 क्वेश्चन है आपका, इफ़ एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 एंड ऑटोनॉमस कंजप्शन 30 करोड़ है, तो रेलिवेंट कंजप्शन फंक्शन आपको बताना था। तो कंजप्शन फंक्शन तो सबको पता होगा कैसे बनता है, कंजप्शन फंक्शन के लिए C = C बार प्लस MPCY होता है, तो MPC पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको मल्टीप्लायर दिया हुआ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो उससे आप MPC निकाल सकते हो ना, तो कैसे निकालोगे, के आपको 4 दिया है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से MPC कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा दो 1/1 - MPC, और फिर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 - MPC 1/4 हो जाएगा, यानी कि 0.25, तो MPC आपका 1 में से माइनस करके आ जाएगा 0.75। तो C बार तो आपको दिया ही हुआ था, ऑटोनॉमस कंजप्शन 30 करोड़ का, प्लस MPC आपने निकाला, तो ये वाला कौन सा वाला है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो किस किस ने ये टिक किया ए ऑप्शन पे बताना। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था, इफ़ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग में जो चेंज आया वो इनकम में चेंज के इक्वल है, तो जब ऐसा हो तो यानी कि MPS कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, जब दोनों चीज़ इक्वल होती है तो जब चेंज इन Y चेंज इन S के इक्वल है, यानी कि इनका जो रेशो होगा चेंज इन S बाय चेंज इन Y वो 1 हो जाएगा, यानी कि इनका रेशो होता क्या MPS, तो अगर MPS 1 है तो सोचो MPC कितना होगा, जब MPS 1 होता है तो इनका सम कितना है MPC और MPS का, ये तो सबको पता होगा 1 होता है, तो अगर ये 1 है तो ये 0 नहीं आ जाएगा, तो आपको MPC की वैल्यू पूछिए, तो MPC कितना हो जाएगा, तो ये = 0, तो D ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 कहती है मनी सप्लाई इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, तो क्या इसमें डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होते, ये तो होते हैं, मनी सप्लाई में तो करेंसी भी होती है और डिमांड डिपॉजिट भी होते हैं ना, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद मनी सप्लाई रेफर टू एसेट अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ एसेट्स ही को बताती है कमर्शियल बैंक के साथ, नो इसमें तो करेंसी भी आती है ना, तो इट मीन्स यहाँ बोल रहा है कि डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करता, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो यानी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, तो देखिए सपोज द प्राइस ऑफ 1 UK पाउंड इंक्रीज हो गया 70 से 80 रुपीज़, यानी कि 70 था पहले, अब 80 हो गया हमारी करेंसी के अकॉर्डिंग, तो हमारी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज तो बढ़ गया है, बट करेंसी की वैल्यू तो इंडियन करेंसी की क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 8th का जो फर्स्ट पार्ट है उसका डेप्रिशिएटेड आएगा आंसर, बी ऑप्शन। इसका चॉइस वाला देख लेते हैं, सपोज कंट्री एक्स हैज़ मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई, कंट्री एक्स में ज़्यादा इन्फ्लेशन है कंट्री वाई की तुलना में, तो कौन सी सिचुएशन होने की संभावना है, तो देखो कंट्री एक्स में अगर इन्फ्लेशन है तो वहाँ की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो अगर कम हो जाएगी करेंसी की वैल्यू तो कंट्री वाई क्या करेगा, उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा ना, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, राइज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स टू कंट्री वाई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देखिए 9th क्वेश्चन, एजर्शन कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एजर्शन कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, हाँ ट्रू है ये कि फुल एम्प्लॉयमेंट में तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, तो इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। उसके बाद रीज़न है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग ए वेज रेट, फुल एम्प्लॉयमेंट में सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो भी वहाँ पे वेज रेट उन्हें चाहिए होता है उसमें, तो ये भी करेक्ट है, तो इसलिए
वेज रेट मिल रहा है कंप्लीट, तो इसलिए वहाँ पे ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो यानी कि ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये दोनों ये एजर्शन रीज़न ट्रू भी है और ये एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि क्योंकि सबको काम मिल रहा है इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलेंट्री वाला है ना। तो करेक्ट भी है दोनों और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन है। किस किस ने टिक किया ए ऑप्शन बताना ज़रूर। तो एजर्शन रीज़न में दोनों करेक्ट है और आंसर रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस आपको 0.25 गिवन है और आपको पूछा है कि कितना इंक्रीज इन इनकम हुआ अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज 200 करोड़ का है। तो देखो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज का अंदर डेल्टा आई आपको गिवन है, जब भी वाई बोले वो डेल्टा होता है। तो डेल्टा आई आपको गिवन है 200 करोड़ का और आपको डेल्टा वाई आपको फाइंड करने को बोल रहे हैं। तो सोचो डेल्टा वाई और डेल्टा आई आपके कौन से फॉर्मूले में आता है, मल्टीप्लायर वाले फॉर्मूले में आता है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पहले आप निकाल लो फिर इसमें रख लो। तो एमपीएस आपको गिवन है, तो एमपीएस जब आपको गिवन होता है 0.25 तो मल्टीप्लायर तो एमपीएस की हेल्प से भी निकाला जा सकता है या फिर आप एमपीसी की हेल्प से भी निकाल सकते हो 1/1 माइनस एमपीसी करके, तो कहीं से भी निकाल सकते हो। वैसे एमपीएस से ही निकाल लोगे तो ईजी पड़ जाएगा। तो एमपीएस तो आपको दे ही रखा है, तो के का एमपीएस वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो ये आ गया 1/0.25 और ये पॉइंट हटेगा तो 100 आ जाएगा ऊपर, तो 4 आ जाएगा ये। अब आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा देना जिसमें वाई और आई का फॉर्मूला आता है। तो वाई आपको निकालना है चेंज और आई का चेंज आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो ये 4 आ गया ना निकाल के, तो ये कितना आ जाएगा चेंज इन नेशनल इनकम 800 करोड़। तो किस किस का ये आंसर आया ये भी कमेंट करके बताना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है 10th क्वेश्चन का, ठीक है। आगे के 11 से लेके 20 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मतलब सेक्शन ए को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे एंड सेक्शन बी भी फिर हम उससे नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। और सेट 2 के कुछ कुछ क्वेश्चन तो इससे रिजेंबल करते हैं, तो वो आप इसी में चेक कर लेना। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो हम सेट 2 वाले क्वेश्चन वाले पेपर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन अभी तक ठीक है आपके, कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए।